नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों, मेरा नाम श्याम शिरसाट है। मैं महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला हूं और एक फर्टिलाइजर कंपनी में केमिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूं। हमने आज एक नया उपक्रम शुरू किया है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाचार पत्रों में व्यक्त किए विचारों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम पिछले कई सालों से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं और उस माध्यम से मुझे मुंबई महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों के अम्बेडकरी अनुयायियों के साथ जान पहचान करने का मौका मिला। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब को जितना दिल में बिठाया है उतना अभी तक दिमाग में नहीं बिठाया है। कहने का मतलब है कि हमारे मन में बाबा साहब के प्रति बड़ी कृतज्ञता की भावना है, अभिमान है, पर उनके विचारों के प्रति हमारा खास गहराई से अध्ययन नहीं हो रहा है। मैं भी खुद को इस बात के लिए अपराधी महसूस करता हूँ। आज भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की उपेक्षा होकर धार्मिकता के आधार पर अतिरेकी विचारों की संगठन की संख्या और तीव्रता काफी बढ़ गई है और वह सभी लोग बाबा साहब को विचारों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने एक पोस्ट में पढ़ा कि कैसे बाबा साहब मुस्लिम विरोधी थे और इस पोस्ट के जरिए वह बाबा साहब के झूठे कोटेशंस के इस्तेमाल से धार्मिक विद्वेषवाद का जहर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसने बाबा साहब को ठीक तरह से पढ़ा होगा वह इस तरह की अफवाहों को विरोध कर सकता है। इसलिए आज के समय में बाबा साहब के विचारों को पढ़ना हमें अनिवार्य है। किस तरह वह अपने तर्क वितर्कों और अफाट ज्ञान से अपने विचारों को प्रकट करते थे, इसका अध्ययन हम सबको प्रेरणा देगा। मैं बचपन से ही ऐसे कुटुंब में पला हूँ जहाँ पर हर वक्त मुझे यह एहसास होता है कि मैं आज जो भी हूँ वह सिर्फ फूले शाहू और बाबा साहब की वजह से हूँ और इसी कृतज्ञता की भावना से मैंने यह उपक्रम शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन और भाषण के आज तक 24 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। भारत सरकार ने भी इन्हें हिंदी और विविध भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया है। हमें मालूम है कि बाबा साहब ने अपना ज्यादातर लेखन अंग्रेजी में किया है, इसलिए यह सभी खंड अंग्रेजी भाषा में है। अपवाद स्वरूप महाराष्ट्र शासन के खंड 19 और 20 जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता के नाम से जाने जाते हैं, इस दो खंड में बाबा साहब ने अपने विचार अखबारों द्वारा मराठी भाषा में व्यक्त किए हैं। बाबा साहब ने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत महाराष्ट्र से की और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण मराठी भाषा ही समझ पाती थी। 1920 से 1956 तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, 1930 में जनता और 1956 में प्रबुद्ध भारत सम्मिलित है। 19 और 20 खंडों में कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा लेखों का संग्रह है। आज इस प्रोग्राम के द्वारा हम इन लिखे हुए लेखों को पढ़ने और चर्चा करने का संकल्प किया है। भारत में संविधान के अमल के 70 साल बाद भी जब हम किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक विषयों पर तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं तो हमें लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का डर लगा रहता है। लेकिन
100 साल पहले सिर्फ भावनाओं को ठेस नहीं बल्कि अपनी जान माल को खो देना या समाज जाति से बहिष्कृत होकर हुक्का पानी बंद होने का खतरा था। हुक्का पानी बंद होना इसका मतलब कि समाज या जाति से अपना कोई भी रिश्ता नहीं होना। तो समाज जाति से बहिष्कृत होकर हुक्का पानी बंद होने का खतरा था। तब हमारे भारत के महापुरुषों ने शायद यह कैसे किया, किस परिस्थिति का सामना किया होगा, क्या दुख सहे होंगे, यह काफी रोमांचकारी और फुर्तीदेय है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय में हम कुछ भी नहीं तो यह 2 खंड जरूर पढ़ने चाहिए। किसी भी समाज में अखबार वर्तमान स्थिति का आईना होता है। हर दिन के अखबारों में वर्तमान स्थिति की समस्याएं, तत्कालीन समाज की उन समस्याओं की प्रतिधारणा और सुझाए गए उपायों की चर्चा होती है। इस तरह हमें 100 साल पहले भारत की सामाजिक, राजकीय, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को जानने के लिए बाबा साहब के इन लेखों की मदद कारगर साबित होगी। बाबा साहब के इन लेखों को पढ़ने और सामाजिक माध्यमों द्वारा प्रसारित करने के उपक्रम के बारे में जब हमने लोगों से चर्चा की तो 2 राय सामने आई। पहली राय में कि इन 2 खंडों में लिखे हुए विचार तो पुस्तकों द्वारा उपलब्ध है, तो इसे प्रसारित करके क्या लाभ होगा। दूसरी राय में लेखों में दर्शाई गई स्थिति 100 साल पुरानी है, अब वर्तमान स्थिति में काफी सुधार आ चुका है, तो फिर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। इससे अपने रिश्तेदार, परिचितों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। पहली राय तो ठीक है कि यह लिखा हुआ साहित्य पढ़ा जा सकता है, लेकिन पहली बात कि बाबा साहब के ये विचार मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। यह 100 साल पहले की मराठी आज समझने के लिए कठिन है, खास तौर पर हमारे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, उन्हें यह लेख समझना आसान नहीं है। लेखों में दी गए संदर्भ भी आज हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारा इतिहास का अध्ययन अच्छा न हो। हमने इन लेखों का सरल हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इन लेखों को अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो वह काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। दूसरी बात, पढ़ने से सुनने में आम आदमियों को ज्यादा दिलचस्पी होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की 100 साल पहले लिखे हुए इन विचारों को हम 2020 के संदर्भ में पढ़ेंगे। आज इन विचारों को हम किसी पिछड़ी जाति या ऊंची जाति या अलग अलग किसी धर्म से नहीं बल्कि एक भारतीय के रूप में पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका विवरण करेंगे, तो यह संकल्प काफी रोचक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की, तो हम दूसरे महायुद्ध के बाद के यूरोप के वास्तविक उदाहरण से समझेंगे। दूसरे महायुद्ध के पूर्व यूरोप में, खासतौर जर्मनी में करोड़ों यहूदी लोगों की हत्या हुई, ये करोड़ों जू लोगों की हत्या हुई। महायुद्ध के बाद यूरोप के सारे देशों में इन हत्याओं का दस्तावेज म्यूजियम द्वारा संग्रहित करने की बात पर चर्चा हुई। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, पर इसके बावजूद भी यह म्यूजियम बनाए गए क्योंकि सरकार और बाकी सुजान लोगों की यह राय थी कि यह हत्याएं भले ही बुरी है, मगर यह हमारा अतीत है, इतिहास है। म्यूजियम से अगर यह संग्रह करेंगे तो आने वाले हमारी जनरेशन को हम क्या थे और वर्तमान या भविष्य में क्या नहीं होना चाहिए इसकी जानकारी होगी। मुझे लगता है कि यही सुसंस्कृत समाज की निशानी है। इस तरह से भारत में खोखली धर्म व्यवस्था, जन्मों पर आधारित जाति व्यवस्था, पिछड़ी जातियों से जानवर से भी बदतर व्यवहार, जनसंख्या में आधी आबादी वाली महिलाओं का यौन शोषण भी हमारा इतिहास है, जैसे कि मुसलमान या अंग्रेज आक्रमणकारियों का इतिहास। यह इतिहास अगर 200-300 साल के बाद भी हमारी आने वाली जनरेशन को सबक देगा,
तभी हमारा आने वाला भारत एक गौरवशाली संस्कृति और महासत्ता के रूप में उभर आएगा। तो आने वाले हर एक भाग में हम बाबा साहब के एक एक लेख पढ़ेंगे और उसकी आज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बाबा साहब के लेखन की शैली में आक्रामकता, जोश और आत्मविश्वास नजर आता है। बाबा साहब की तर्कपूर्ण और बुद्धिवादी सोच उनके लेखों में भी नजर आती है। उन लेखों में संतों के वचन, संस्कृत भाषा के सुभाषित तथा मराठी भाषा की पुरानी कहावतों का पुरजोर उपयोग नजर आता है। इसी वजह से यह पढ़ने और समझने में सीधे और सरल है। सबसे अहम बात यह है कि यह लेख वरिष्ठ लोगों को आत्म परीक्षण करने के लिए और पिछड़ी जाति को आत्मसम्मान के लिए उकसाती है। तो हमारा यह संकल्प कि समाज में तर्कवादी एवं विज्ञानवादी विचारधारा का प्रसार जो समाज के सभी अंगों को उपयोगी साबित होगा, यह विश्वास है। आज की शुरुआत हम मूक नायक समाचार पत्र से करते हैं। वर्ष 2020 मूक नायक समाचार पत्र का शताब्दी वर्ष है। आज से ठीक 100 वर्ष पहले 31 जनवरी 1920 को मूक नायक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। तो 2020 मूक नायक समाचार पत्र आज का शताब्दी वर्ष है। ठीक 100 यह एक पाक्षिक था और इसे शुरू करने में छत्रपति शाहू महाराज ने बड़ी आर्थिक सहायता की। अमेरिका में अध्ययन कर 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में वापस आने के बाद उनका यह प्रथम सामाजिक उद्यम था, जिसका उद्देश्य समाज के शोषित, उत्पीड़ित और वंचितों को जगाना था, विशेषकर बहिष्कृत लोगों को। मूक नायक के प्रकाशन के साथ डॉक्टर अंबेडकर मूक नायकों के घोषित नायक बन गए। मूक नायक समाचार पत्र की कुल 19 अंक निकले थे। अंक 12 तक इस समाचार पत्र के लेखन पूर्ण रूप से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। 7 महीने बाद जब जुलाई 1920 में अपनी अधूरी अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए, तो फिर 13 से 19वें अंक तक का संपादक ज्ञानदेव घोलप ने किया। मूक नायक समाचार पत्र दलितों की सदियों की खामोशी तोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया और करीब 7 महीने के भीतर ही उन्होंने दलितों की आवाज पूरे देश के साथ विश्व पटल पर पहुंचाई थी। जब 1917 में डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटेन से अपना पीएचडी का अध्ययन अधूरा छोड़कर हिंदुस्तान लौटे, तो देश में क्या सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, इसकी भी हमें थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए। 1857 के बाद हिंदुस्तानी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स और सिपाहियों की बगावत को पूरी तरह मात देने के बाद हिंदुस्तान की बागडोर पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी के हाथ आई। अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता स्थिर होने के बाद कई राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों पर अमल किया। सामाजिक सुधारों में सभी प्रजा की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों की स्थापना, सती प्रथा, बाल विवाह, जरट विवाह जैसी कुप्रथा पर पाबंदी लाई। राजनीतिक स्थिरता के लिए पूरे देश में एक कानून, एक कर प्रणाली, रेलवे, पोस्ट सेवा एवं सड़कों का विस्तार, देश में सरकारी सेवा में कई लोगों को शामिल, ये सुधार थे। अंग्रेजी शिक्षा से देश के लोगों का आपसी मेल जोल और विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। इसी शिक्षा के कारण यूरोपीय राजनीति प्रणाली और सभ्यता संस्कृति का भी हिंदुस्तानियों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों में एक देश के नागरिक होने की भावना बढ़ने लगी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से लोगों में अपने धर्म और संस्कृति की खामियां नजर आने लगी। इनमें
ज्ञानदेव महादेव गोविंद रानडे, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल गणेश आगरकर इत्यादि सामाजिक सुधारक शामिल थे। इन प्रतिभावानों को अंग्रेजी शासन भारत के लिए एक दैवी शासन के रूप में नजर आ रहा था। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों और संस्कृति का पुनः अवलोकन कर उसकी बुराइयों पर हमला बोल दिया। इन समाज सुधारों के अग्रणी महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने अपने कुछ साथियों के साथ महिला और अस्पृश्यों के लिए शिक्षा के स्कूल खोले थे। हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों से दूर करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की। महात्मा फुले के निधन के पश्चात यह सत्यशोधक आंदोलन ब्राह्मण गैर ब्राह्मण आंदोलन में परिवर्तित हुआ। इससे ब्राह्मणवाद के साथ ब्राह्मण जाति पर भी प्रहार होने शुरू हुए। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों ने सरकार को अलग एप्लीकेशन दिया कि उच्च वर्गों की मांग से उनका कोई लेन देन नहीं है। इस गैर ब्राह्मण आंदोलन को फिर सही दिशा में लाने में सबसे बड़ा योगदान छत्रपति शाहूजी महाराज का रहा। उन्होंने बगैर किसी जातिवाद से अस्पृश्यता निवारण, स्त्री शिक्षण, शिक्षा के लिए छात्रावासों यानी हॉस्टल की स्थापना और सबसे अहम बात अपने राज्य संस्थान में गैर ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण रखा। इस तरह पूरे देश में, खासतौर महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन पूरी जोर पर था और लेकिन लोगों की धार्मिक श्रद्धा, अंधश्रद्धा और मानसिक गुलामी के कारण यह सुधार धीरे धीरे हो रहे थे। अंग्रेजी शासन में भारत में सुधार तो हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान का स्वरूप ब्रिटिश वसाहत के रूप में था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद हिंदुस्तान की भूमिका ब्रिटिश कंपनियों के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का उत्पादन करना और ब्रिटेन में बने पक्के माल यानी फिनिश प्रोडक्ट के लिए बाजार में तब्दील हुई। हिंदुस्तान का आर्थिक शोषण हो रहा था। इस बात को ध्यान रखते हुए दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में राष्ट्रीय सभा की स्थापना की। शुरू में सभा का उद्देश्य आजादी नहीं बल्कि इस देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर लाकर देश के लिए या देश के लोगों के लिए नीतियों यानी पॉलिसी का निर्माण करना था। कुछ समय पश्चात यह राष्ट्रीय पक्ष दो गुटों में बढ़ गया। गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, जिसका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जो ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने थे, उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। तभी नरम दल यानी मॉडरेट्स का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादाभाई नौरोजी कर रहे थे। वह ब्रिटिश शासन के अंदरूनी स्वशासन चाहते थे, लेकिन 1915 में गोखले और फिरोज शाह मेहता के देहांत के पश्चात कांग्रेस पर तिलक के नेतृत्व में एक्सट्रीमिस्ट दलों का जोर ज्यादा हुआ। 1914 में प्रारंभ हुए पहले विश्व युद्ध में हिंदुस्तान ने कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटेन की सहायता करने का फैसला किया, क्योंकि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन से हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की आशा उन्हें थी। लेकिन अंग्रेजों का हिंदुस्तान को स्वशासन देने प्रति रूखापन देखकर लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग करने के लिए पूरे देश में होम रूल आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन ने एक देश में एक नई गति प्रदान की और सरकार को नए सुधार लागू करने के लिए विवश किया। युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाए। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम
यानी इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम से देश में उभरे असंतोष को दमन करते हुए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट अधिनियम यानी रोलेट एक्ट पास किया। इस रोलेट एक्ट को विरोध करने हेतु महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी विरोधी आंदोलन शुरू किया, जो असहकार आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से परिचित है। हिंदुस्तान में अस्पृश्यता के निर्मूलन के लिए विट्ठल रामजी शिंदे के नेतृत्व में डिप्रेस क्लास मिशन की स्थापना 18 अक्टूबर 1906 में हुई। अस्पृश्यता निर्मूलन, अस्पृश्यों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूल, महाविद्यालयों एवं हॉस्टल की स्थापना, यह उनके उद्देश्य थे। राष्ट्रीय सभा में विट्ठल शिंदे की वजह से ही लोकमान्य तिलक जैसे कट्टर हिंदू नेता को अस्पृश्यता के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा। इनके प्रयास से ही राष्ट्रीय सभा की कोलकाता अधिवेशन में अस्पृश्यता के प्रश्न को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया गया। इस माहौल में डॉक्टर अंबेडकर का हिंदुस्तान में 1917 में आगमन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक निकालने समय महात्मा गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाल चुके थे, बल्कि लोकमान्य तिलक के निधन पश्चात वे सर्वे सर्वा भी बन गए। उनके नेतृत्व में स्वराज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। जल्द ही मिलने वाले इस स्वराज्य में हिंदुस्तान की बड़ी संख्या में दबे कुचले, शोषित एवं बहिष्कृत लोगों की क्या हिस्सेदारी होगी, यह एक गहन सवाल था। इन अंग्रेज से मुक्त भारत में समाज के सभी घटकों को अपने उन्नति के लिए उचित साधन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यह आशंका थी। यह नीति है कि जिसने हिंदुस्तान में रानडे, गोखले, राम मोहन राय, आगरकर, शिंदे, महात्मा फुले एवं शाहू महाराज जैसे समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया और इस ढांचे पर एक सुंदर मजबूत इमारत खड़ी करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जैसे दुनिया के जाने माने विद्वान के पांव सौंपी। उन्होंने इस सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के बराबर चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में आजादी के बाद संविधान के माध्यम से भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सभी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक देने वाला बराबरी का राष्ट्र बनाया। कैसे हुआ यह सब? क्या सहा होगा उन्होंने? कैसे उच्च वर्ग के लोग और अंग्रेजों में सामाजिक विषय का महत्व और बहिष्कृतों में स्वाभिमान जगाया होगा? यह अगर हम सब पढ़ेंगे, इन लेखों के द्वारा समझेंगे, तो इन लेखों को पढ़ते समय हम खुद को उस काल में, उस समय में महसूस करेंगे, यह मुझे विश्वास है। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।